एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अपनी ओवरव्यू सीरीज का पहला चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 2, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट। सो उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर 3 चैप्टर्स की वीडियोस, ओवरव्यू वीडियोस ऑलरेडी डली हुई हैं, विच चैप्टर 3, चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6, जो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके आराम से देख सकते हो। सो बिना किसी देरी के सबसे पहले तो देख लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर है क्या क्या। हम एक बार मॉड्यूल भी डिस्कस करेंगे कि मेरी पूरी मॉड्यूल में इस चैप्टर के अंदर मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या गिवन है, और थोड़ा सा डिटेल में भी जाएंगे कि कुछ टॉपिक्स के। और ओवरव्यू वीडियो हम ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, मैक्स टू मैक्स 15 to 20 मिनट्स की पूरी वीडियो रहने वाली है। आई होप सो आप लोगों को मज़ा आए। लेट्स गो। ओके, सो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट जो हमारा चैप्टर है उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला है क्वालिटी मैनेजमेंट, दूसरा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और तीसरा है बिजनेस स्ट्रेटेजी डिसीजंस। सो जो हमारा क्वालिटी मैनेजमेंट है ये हमारा बहुत सबसे पहले हमें बताता है कि आप क्वालिटी कैसे अपनी प्रोडक्ट की मैनेज कर सकते हो। सो उसमें हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी एंड क्वालिटी मैनेजमेंट। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी में आपके 2 टाइप के कॉस्ट आते हैं, कन्फर्मेंस कॉस्ट, नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट। अभी कन्फर्मेंस कॉस्ट और नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट क्या होते हैं? देखो, जब भी कोई आप प्रोडक्ट बनाते हो तो आप सबसे पहले ये देखते हो कि ये जो हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसकी मैन्युफैक्चरिंग में डिफेक्ट्स कम से कम आए, या तो आए ही ना, या हो अगर आ भी रहे हैं तो बहुत मिनिमम आए, या फिर जिनको हम फटाफट से ठीक कर सकते हैं। अगर हमें पता चल गया इस प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो उसको कैसे जल्दी से ठीक करें। तो इस प्रोसेस में लगने वाली कॉस्ट्स को हम कन्फर्मेंस और नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट कहते हैं, यानी कि कॉस्ट ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ये कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस कौन सी होती है? कन्फर्मेंस कॉस्ट होती है कि आप किसी डिफेक्ट को होने से पहले ही रोक दो, उसको कन्फर्मेंस कॉस्ट कहते हैं। और नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट की अब डिफेक्ट हो गया है, अब उसको कैसे ठीक करा जाए, उसको नॉन कन्फर्मेंस कहते हैं। कन्फर्मेंस में आपकी 2 आ जाती हैं, प्रिवेंशन कॉस्ट एंड अप्रेजल कॉस्ट। प्रिवेंशन मतलब डिफेक्ट होने से पहले ही आपने उसको प्रिवेंट कर लिया, कि आपको पता है कि ये डिफेक्ट होगा तो आपने ही अपने प्रोसेसेस में ये चेंज लिया है कि वो डिफेक्ट हो ही ना। अप्रेजल कॉस्ट की आप प्रोसेसेस को मॉनिटर कर रहे हो, देख रहे हो, ठीक है, इसमें ये आइडेंटिफाई कर रहे हो कि इसमें कौन सा ऐसा लूप होल है, कौन कौन सा ऐसा बॉटल नेक है जिससे मेरा डिफेक्ट आ सकता है। सो उसको ठीक करने के लिए, मतलब उस मॉनिटरिंग कॉस्ट जो है हमारी, उसको हम अप्रेजल कॉस्ट बोलते हैं। फिर कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस वो है जो डिफेक्ट हो गया है, अब उसको कैसे ठीक करें। तो उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं कि आपका प्रोडक्ट बन गया है और आपने कस्टमर को डिलीवर कर दिया। तो अगर डिलीवर करने से पहले आपको कोई डिफेक्ट पता चलता है, उसको कहते हैं इंटरनल फेलियर कॉस्ट। कस्टमर को डिलीवर करने के बाद आपको कोई डिफेक्ट पता चला है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल फेलियर कॉस्ट। क्योंकि ये फेलियर होने के बाद इनकर हुई हैं तो इनको हम नॉन कन्फर्मेंस कहते हैं, कि हम क्वालिटी से कंफर्म नहीं कर पाए, क्वालिटी में हमने नेग्लिजेंस करी है, तो इसलिए फेलियर कॉस्ट हो गई वो, कि हम फेल हो गए क्वालिटी इंप्रूव रखने में। सो इसके कॉम्बिनेशन को, अब ऐसा तो है नहीं कि हर बार हम कन्फर्मेंस कॉस्ट इनकर करेंगे, कभी हम नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट इनकर ही नहीं होगी, या फिर हम कभी कन्फर्मेंस कॉस्ट इनकर नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारी फेलियर कॉस्ट्स होंगी। तो इसीलिए इस इन दोनों में जब हम कन्फर्मेंस और नॉन कन्फर्मेंस के एक ऑप्टिमल पॉइंट पे रीच करते हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। अब ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी होती है कि जहाँ आपकी कन्फर्मेंस कॉस्ट और नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट लगभग लगभग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कन्फर्मेंस कॉस्ट आपकी लगभग कम ही है, राइट। अब इन्हीं में हमारा पैफ मॉडल चलता है, इसी को हम पैफ मॉडल बोलते हैं, विच इज़ प्रिवेंशन, अप्रेजल एंड फेलियर। तो प्रिवेंशन कॉस्ट तो अपनी है ही, अप्रेजल कॉस्ट है, फेलियर में आपके 2 हो गए, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये आपका पूरा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी है। उसके बाद हम आ जाते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में। इसमें आपके कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि 6 C's हो गए, जैसे कमिटमेंट, कल्चर, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे 6 C's में कौन कौन से C's आते हैं। इसमें आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका ओपन बुक है, तो आपको पता चल जाएगा 6 C's में मुझे कौन कौन से C's लिखने हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कमिटमेंट, कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस, कंट्रोल। अब आप सोचोगे कि ये कौन सा पीडीएफ है जिससे हम डिस्कस करें, तो ये आपके शॉर्ट नोट्स हैं, समरी नोट्स हैं पूरे चैप्टर 2 के। सो इसमें से आप आराम से देख सकते हो, ये नोट्स भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगी। सो जो हम अपने कोर प्रिंसिपल्स में, यानी कि 6 C's पढ़ रहे थे, अब हम जैसे हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटी देखा, राइट, अब हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट देख रहे हैं। ये चलो हमने कॉस्ट ऑफ क्वालिटीज तो इनकर कर ली, अब इसको मैनेज कैसे करें, तो उसको बोलते हैं टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। उसमें भी आपकी 4 चीज़ें आती हैं, 106 C's, उसके बाद डेमिंग के 14 पॉइंट्स, फिर पीडीसीए साइकिल आती है, पीडीसीए मतलब प्लान, डू, चेक एंड एक्ट, और लास्ट में आता है 6 सिग्मा।
तो 6 C's में आपके अभी हमने देखे पॉइंट्स, विच आर कमिटमेंट हो गया, कल्चर हो गया, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस, कंट्रोल। कमिटमेंट क्या हो गया कि आप क्वालिटी फोकस रहोगी, इसके लिए आप कमिटमेंट रख रहे हो। कल्चर ऐसी कि क्वालिटी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी कल्चर में आ गया, एम्प्लॉयज़ की कल्चर में आ गया, वर्क कल्चर में आ गया। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट कि आप हर दिन नया नया वे सोच रहे हो, अ बेटर वे टू डू थिंग्स, तो आपका कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट है। कोऑपरेशन कि आपके जितने भी सारे टीम मेंबर्स हैं, सब लोग टीम वर्क के साथ क्वालिटी को टॉप लेवल तक रखने की स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रहे हैं। कस्टमर फोकस, आपको इंटरनल कस्टमर्स भी आपके होते हैं, जैसे कि सप्लायर्स, वो भी एक तरह से आपसे आपके कस्टमर्स हैं। तो आप कस्टमर फोकस रखो, आपके एम्प्लॉयज़ भी कहीं ना कहीं आपके कस्टमर हैं, तो ताकि सब चीज़ क्वालिटी मेंटेन रहे। कंट्रोल, फॉर्मलाइज डॉक्यूमेंटेशन, प्रोसीजर्स, ये सब स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर सकते हो सबको कंट्रोल रखने के लिए। डेमिंग के 14 पॉइंट्स क्या कहते हैं कि भाई अपर मैनेजमेंट जो है वो ही लीड करेगी ऑर्गेनाइजेशनल चेंज को। जब तक अपर मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट जब तक की क्वालिटी फोकस नहीं होगी, मिडिल लेवल और बॉटम लेवल मैनेजमेंट कैसे क्वालिटी फोकस अपने कल्चर के अंदर इम्बाइब करेंगे। उसके बाद प्लान डू चेक एक्ट, हमने बोला था कि एक प्लान डू चेक एक्ट करके है। प्लान डू चेक एक्ट क्या करता है कि सबसे पहले आप चीज़ों को प्लान करो, अपने ऑब्जेक्टिव्स और जो भी आपको स्ट्रैटेजीज बनानी है उनको डेवलप करो, प्रोसेस को इम्प्लीमेंट करो, मॉनिटर करो, मेजर करो, ठीक है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी अपने प्लान की। और फिर जब आपको उसमें कोई भी लूप होल्स या उसमें कोई भी आपको दिक्कतें दिखती हैं तो उसको उस पर करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए आप उस पर एक्ट करते हो। ये आपका प्लान टू चेक एक्ट हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका 6 सिग्मा। 6 सिग्मा क्या है? 6 सिग्मा इज कि आप 1000 डिफेक्ट्स में सिर्फ 0.6 डिफेक्ट्स करोगे, मतलब ना के बराबर आपके डिफेक्ट्स होने चाहिए। सो 6 सिग्मा एकदम जहाँ पे ये जापानीज प्रिंसिपल ही है कि जहाँ पे आपके इम्प्रूवमेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि आपकी डिफेक्ट्स यानी कि क्वालिटी के अंदर खराबी तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। तो 6 सिग्मा जो है फोकस करती है डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने पे। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या करता है कि मेरे सारा जो भी प्रोसेस है वो क्वालिटी ड्रिवन रहे, ठीक है। यहाँ पे हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट यानी कि क्वालिटी मैनेजमेंट का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। अगर हम सेकंड पार्ट पे आए विच इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट, अब किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए सप्लाई चेन तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है, चाहे वो अपस्ट्रीम हो या डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब कि मेरी जो सप्लाई चेन है, मेरे सप्लायर्स आ गए, ठीक है, ये जितने भी मेरे सप्लायर्स होंगे, रॉ मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग तक। मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग हूँ तो रॉ मैन्युफैक्चरिंग से पहले जितने भी प्रोसेसेस हैं वो मेरी अपस्ट्रीम कहलाई जाएंगी, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद मेरे जितने भी प्रोसेसेस हैं वो मेरे डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर आएंगे। तो अब सप्लाई चेन यानी कि प्रोडक्शन का दो मॉडल्स होते हैं, एक पुश एक पुल। पुश मॉडल मतलब फोरकास्ट बेस्ड कि आप आज बैठ के फोरकास्ट करोगे कि कल को मेरे प्रोडक्ट की 10 यूनिट की डिमांड आएगी, 20 यूनिट की डिमांड आएगी, 40 यूनिट की डिमांड आएगी, उसके बेसिस पर आप प्रोडक्शन कर रहे हो। पुल मॉडल क्या होगा? डिमांड बेस्ड, मतलब इसमें आप फोरकास्ट नहीं कर रहे, आपको कस्टमर ने चल के आके बोला है कि मुझे 20 यूनिट चाहिए, तो आप 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करो। आप खुद से 20 यूनिट्स प्रोड्यूस करके नहीं बैठे, तो इससे आपका स्टॉक भी कम ख़राब होगा, ठीक है। आपको अननेसेसरी स्टॉक कॉस्ट्स बेयर नहीं करनी पड़ेंगी जो वेयर हाउस में आपका सामान पड़ा रहता है, राइट। तो जैसी डिमांड आई आपने प्रोड्यूस किया और दिया, इससे थोड़ा सा डिले रहता है चीज़ों में, क्योंकि आपकी जो टर्न अराउंड टाइम है कस्टमर को डिलीवर करने का वो बढ़ जाता है। बट स्टिल इट इज़ अ बेटर कि अगर आप क्वालिटी चीज़ प्रोवाइड कर रहे हो तो पुल सिस्टम ज़्यादा बेटर है। इसको हम आगे लीन सिस्टम एंड इनोवेशन में भी पढ़ेंगे, जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, जो टोयोटा के जो काइंड ऑफ बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर थे, ताइची ओनो, उन्होंने डिवाइस किया था। उसके बाद स्ट्रीम्स मैंने आपको बताई थी, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अपस्ट्रीम में आपकी सप्लाईज एंड प्रोक्योरमेंट आ गई, डाउनस्ट्रीम में आपकी रिलेशनशिप मार्केटिंग, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। एक होता है आपका कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी। कस्टमर अकाउंट प्रॉफिटेबिलिटी मतलब कि मेरा कौन सा कस्टमर, जैसे कस्टमर के भी कई सारे कैटेगरीज हो गए, जैसे मेरे गोल्ड कस्टमर्स हैं, प्लैटिनम कस्टमर्स हैं, डायमंड कस्टमर्स हैं, ठीक है। इस तरीके के कस्टमर्स की कैटेगरीज हो गई कि कौन सा कस्टमर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है, वो मेरा टॉप कस्टमर हो गया। तो हर कस्टमर की भी एक प्रॉफिटेबिलिटी अकाउंट मेंटेन होता है। उसके बाद कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, कि एक कस्टमर आपके साथ कब से कब तक जुड़ेगा। अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जिसकी लाइफ टाइम ही बहुत ज़्यादा है तो आपका कस्टमर भी आपके साथ बहुत लाइफ टाइम तक जुड़ा हुआ रहेगा। तो बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट मतलब कि आपको कस्टमर्स को, जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको रिटेन करके रखना है और जो आपको नए कस्टमर्स ऐड करते जाने हैं, ठीक है। उसके बाद सप्लाई चेन में एक और चीज़ आती है सर्विस लेवल अग्रीमेंट। सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स बेसिकली क्या होते हैं? एक डॉक्यूमेंट होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि एक्चुअल में हर किसी को करना क्या है।
ऐसा नहीं होगा कि कोई कुछ भी अपनी मर्जी से कर रहा है, कि जो उसके अंदर लिखा है आपको वही करना है, ठीक है, ताकि आप कोई भी आपको बाद में लिटिगेशन वगैरह फेस ना करनी पड़े। थोड़ा ऑफ टॉपिक चला जाता है बट ठीक है। फिर रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये एक थोड़ा सा एक काइंड ऑफ थियोरेटिकल टॉपिक्स हो गए। रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स मतलब कि बिजनेस एनवायरनमेंट में काफ़ी डिस्ट्रप्शंस आते रहते हैं, आपको सारी चीज़ों को बैलेंस करके चलना है, ठीक है। अब जैसे कि कोविड पैंडेमिक आ गया था, या कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन हो गई, ठीक है, इकोनॉमिक कोलैप्स ऑफ कंट्रीज़ हो गया, कुछ भी हो गया, शॉर्टेज रॉ मटेरियल की शॉर्टेज हो गई, जैसे सेमीकंडक्टर चिप्स के साथ कुछ टाइम पहले हुई थी, ठीक है, कार्स की प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। तो आपको इन डिसरप्शन से खुद को प्रोटेक्ट करना है, उसी को बोलते हैं रेजिलिएंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन। सर्विस लेवल एग्रीमेंट्स क्या होगा कि फॉर्मल इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट हो गया बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड अ कस्टमर, तो कस्टमर को भी पता है कि उसको क्या मिलेगा, और सर्विस प्रोवाइडर को भी पता है कि उसको एक्चुअल में इम्प्लीमेंट क्या करना है, उसको सर्विस क्या प्रोवाइड करनी है। उसके बाद एक हमारा आ जाता है गेन एंड शेयरिंग अरेंजमेंट। गेन एंड शेयरिंग अरेंजमेंट, यस, एक हमारा गेन एंड शेयरिंग अरेंजमेंट आता है, वो चलो हमने थर्ड पार्ट में कवर कर रखा है। उसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है, हमारे दो पार्ट्स कंप्लीट हो गए, क्वालिटी मैनेजमेंट का और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। उसके बाद आ जाता है बिजनेस स्ट्रेटेजी डिसीजंस में। अब बिजनेस स्ट्रेटेजी डिसीजंस में क्या होता है कि जैसे एक छोटा सा डिसीजन होता है कि आप कोई भी काम, जैसे बहुत सारी कंपनीज क्या होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स का जो भी उनका वर्क होता है वो आउटसोर्स कर देती हैं, या तो आउटसोर्स कर देती हैं, ठीक है, या उसको इन हाउस ही हैंडल करती हैं। तो ये आउटसोर्स करना है या इन हाउस ही हैंडल करना है, इस वाले डिसीजन को बोलते हैं स्ट्रेटेजी डिसीजन, ठीक है। इसमें दो आते हैं, डाउन साइजिंग, आउटसोर्सिंग, ऑफशोरिंग एंड गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। डाउन साइजिंग में क्या होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आपकी बिजनेस साइकिल में या आपके प्रोसेसेस में कोई ऐसा डिपार्टमेंट है या ऐसे कोई एम्प्लॉयज़ आपने हायर किए हुए हैं जिनकी इतनी नीड नहीं है, जिनको कोई अलग से बंदा हायर करना पड़े, इतनी नीड नहीं है, तो आप वर्कफोर्स को रिड्यूस करते हो, तो उसको डाउन साइजिंग बोलते हैं। जैसे कि ट्विटर में जब टेस्ला कह रही हूँ, ट्विटर में जब इलॉन मस्क आया था तो उसने डाउन साइजिंग की थी। जब उसने ट्विटर को एक्स में कन्वर्ट किया तो उसकी डाउन साइजिंग बहुत ज़्यादा लेवल पर की थी, उसको लगा कि इतने एम्प्लॉयज़ की नीड नहीं है मुझे, मेरा काफ़ी कम ऑटोमेटेड है, तो डाउन साइजिंग कर दो, एम्प्लॉयज़ की नीड नहीं है, इसको डाउन साइजिंग करते हैं, वर्कफोर्स को रिड्यूस कर देना। आउटसोर्सिंग मतलब थर्ड पार्टी को कुछ काम दे देना, बहुत सारे लोग रिक्रूटमेंट करना, ठीक है, स्टाफिंग करना, या जैसे बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स का काम मैनेज करना, वो सब आउटसोर्स कर देते हैं। उसके बाद ऑफशोरिंग का क्या मतलब होता है कि आपने आपके कई ब्रांचेस हैं, लेट्स से आपने कॉन्ट्रैक्ट इंडियन ब्रांच के साथ किया, बट जो आपकी प्रोडक्शन हो रही है वो यूएस में हो रही है, क्योंकि इंडियन कंपनी की वो ब्रांच यूएस में भी है, तो प्रोडक्शन उन्होंने यूएस में करी है, तो उसको ऑफशोरिंग बोलते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही प्रोड्यूस करेगी, बट एक दूसरी लोकेशन पर ले जाके प्रोड्यूस करेगी। गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स होते हैं कि गिव एंड टेक रिलेशनशिप, कि मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखोगे कि अगर ये हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम ये सर्विस प्रोवाइड करेंगे और आपको उसके बदले में क्या मिलेगा, ठीक है। अगर हमें कुछ प्रॉफिट होता है तो वो कुछ प्रॉफिट परसेंटेज आपके पास भी जाएगा। अब गेन एंड शेयरिंग अरेंजमेंट को हम यहाँ से देख लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज एडजस्टेड टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू बोथ कस्टमर एंड सप्लायर, तो कस्टमर भी और सप्लायर दोनों कलेक्टिवली प्रॉफिट को शेयर करेंगे। लेट्स से अगर एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस लेट्स से 1 लाख डिटरमाइन हुई थी और उसमें हमने एक क्लॉज डाल दिया कि अगर सप्लायर अपने बजटेड प्रॉफिट से ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, लेट्स से 10% ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है, तो 2% हिस्सा कस्टमर को मिलेगा। एक क्लॉज हो सकता है ना ऐसा, तो उसको गेन शेयरिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। In its fundamental form, a supplier's payment is directly linked to the benefits. Example, cost savings. The customer realizes from the supplier's work, creating a shared risk reward model. कस्टमर को उसके वर्क से सप्लायर ने जो काम किया है उससे जो बेनिफिट मिल रहा है उसको हम बोलते हैं कि भाई आपने गेन को शेयर कर लिया आपस में। जैसे कि राया हेल्थ केयर का ये एग्जाम्पल हमारे मॉड्यूल में भी गिवन है कि लिव लाइफ जो सप्लायर है अग्रीज टू प्रोवाइड सर्विसेज विद नो गारंटीड पेमेंट, वो पेमेंट गारंटी नहीं कर रहा, इंस्टेड इट्स कंपनसेशन इज बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ द कॉस्ट सेविंग्स। सो मतलब लेट सपोज जैसे कंसल्टिंग फर्म्स ऐसे करती हैं, जैसे बेन एंड कंपनी हो गई, मैकेंजी हो गई, कि वो ऐसे नहीं बोलेंगे, वो फिक्स्ड फी कॉन्ट्रैक्ट नहीं रखेंगे कि हम आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आप हमें वाई अमाउंट ऑफ मनी दो, वो ऐसा नहीं बोलती। वो बोलेंगे कि हम आपको कॉस्ट सेविंग की अगर ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं
तो आप जितनी कॉस्ट सेविंग, अब आज के बाद जितनी भी कॉस्ट सेविंग करोगे, ठीक है, आज के बाद चलो हर इन्फिनिट लाइफ टाइम के लिए नहीं, लेट्स से 5 ईयर्स तक जितनी कॉस्ट सेविंग करोगे उसका कुछ हिस्सा हमें शेयर करना। तो वो भी एक एग्जाम्पल है गेन शेयरिंग अरेंजमेंट का, कि हमने आपको सर्विसेज प्रोवाइड की, अब आप उससे आगे जाके इतना बेनिफिट करोगे तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। तो आप उस कॉस्ट सेविंग में से या उस बेनिफिट में से कुछ हिस्सा हमें भी ट्रांसफ़र करो। सो दिस इज गेन शेयरिंग अरेंजमेंट। डाउन साइजिंग, आउटसोर्सिंग और ऑफशोरिंग हमने देख लिया, ठीक है। सो हमारा थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो जाता है। सो दिस वॉज योर चैप्टर 1 मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम 3 पार्ट्स में हमने देखा। सबसे पहले हमारा कॉस्ट ऑफ क्वालिटी वाला पार्ट आ गया, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, जिसमें हमने 6 Cs, डेमिंग 14 पॉइंट्स, PDCA और 6 सिग्मा पढ़ा। उसके बाद सप्लाई चेन मैनेजमेंट आ गया, कि सप्लाई चेन 2 मॉडल्स पे चलती है, पुश पुल, ठीक है, स्ट्रीम्स अप डाउन, सर्विस लेवल एग्रीमेंट, रेजिलियंट एंड सस्टेनेबल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बिजनेस स्ट्रेटजीज हमने देखने की, डाउन साइजिंग करते हैं, ऑफ शोरिंग, आउटसोर्सिंग, गेन शेयरिंग अरेंजमेंट्स, ठीक है। ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे कवर हो गया, ये इसकी ओवरव्यू समरी थी। अब अगर हम चैप्टर देखें तो आपका पूरा चैप्टर 50 पेजेस में डिवाइड है, 54 पेजेस में, ठीक है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि लास्ट टाइम पे आप ये 50 पेजेस एक बार गो थ्रू करके जाओ, ठीक है। 50 तो चलो हम नहीं लगाते, लेट्स से फिर भी मोटा माटी इसके अंदर 30 to 40 पेजेस तो हैं, 30 पेजेस तो हैं एटलीस्ट। तो अब 30 पेजेस आप लास्ट टाइम पे देख के जाओगे फटाफट से, तो वो दिक्कत है। भले ही आपका ये ओपन बुक है, बट स्टिल आपको एक ओवरव्यू तो होना चाहिए, या अगर आपका पढ़ने का भी मन है इसको, तो इसीलिए मैंने ये समरी नोट्स बनाया। अब आप देखो, ये 50 पन्नों की 30 पेजेस के चैप्टर को भी मैंने 4 पेजेस में कट शॉर्ट करा है। अब इसमें कट शॉर्ट ऐसे नहीं कि कॉन्सेप्ट ही उड़ा दिए, नहीं, कॉन्सेप्ट सारे हैं, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब जैसे मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन भी है, तो उसमें बस जो इम्पोर्टेंट है, जो क्रक्स है, जो कीवर्ड है, जो आपके ब्रेन में रहना चाहिए, अगर आप इसको एक बार पढ़ लोगे तो आपको चैप्टर पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आप IBS पेपर देने जाओगे, अब ये तो है नहीं कि आप पूरा बुक में चैप्टर पढ़ोगे। अब अगर आपको इतना भी नहीं पता होगा कि इस चैप्टर में क्या है, तो आप ओपन बुक में ढूंढोगे भी कैसे कि मेरा कौन सा चैप्टर कहाँ मिलेगा। तो अब आप देखो, ये उसी बेसिस पर, आपके बुक के बेसिस पर ही ये चैप्टर डिवाइडेड है। अब जैसे 1.0 मेरा मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट है, ठीक है। आप यहाँ पे देखोगे, मेरा फर्स्ट पॉइंट मेरा फर्स्ट पॉइंट मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट ही है। तो इसी सीरीज़ में ये सारे नोट्स डिवाइज्ड हैं। मैंने इसमें कोई सीरीज़ ऊपर नीचे नहीं करी है, सीरीज़ आपके बुक की ही है। बट इसको पढ़ने से ना, एक बार इसको रीड करने से आपको पता चल जाएगा कि इस पूरे चैप्टर में है क्या। थोड़ा बहुत जो डाउट्स हैं वो आपको इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। जो ओवरव्यू वीडियो है, इसमें मैंने आपको बता ही दिया चैप्टर में क्या क्या है। प्लस अगर आप इसको एक बार और रीड कर लोगे तो इट्स वेल एंड गो, इनफ है आपके IBS पेपर के लिए। इवन आपके जो, अगर आप MCQ पेपर की तैयारी कर रहे हो, SPM सेट B की, सो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। उसमें थोड़ा आपको डिटेल में जाना पड़ेगा, बट फिर भी ये चीज़ बहुत हेल्पफुल है। अगर आप ओवरव्यू देखना चाह रहे हो लास्ट डे पे फटाफट, ठीक है, इस चैप्टर में है क्या क्या, एक बार मैं देख लूँ। और अगर आपको ओवरव्यू देखना है पढ़ करके, तो आप इन नोट से देख सकते हो कि भाई इसमें अगर की कॉन्सेप्ट्स हैं। ऑप्टिमल कॉस्ट ऑफ क्वालिटी क्या थी, कि कॉस्ट ऑफ कन्फर्मेंस प्लस कॉस्ट ऑफ नॉन कन्फर्मेंस, मेरी दोनों कॉस्ट मिनिमाइज हो जाती। सबसे कम जहाँ पे मेरी दोनों कॉस्ट लगेंगी वो मेरा COQ है। अब COQ में एक होता है आइसबर्ग मॉडल, की कुछ कॉस्ट तो ऊपर ऊपर मुझे दिखती हैं, ठीक है। बट आइसबर्ग कैसे होता है, ऊपर ऊपर आपको दिखता है, नीचे वो बहुत गहरा होता है, ठीक है। तो कुछ कॉस्ट तो मुझे दिखती हैं, बट कुछ हिडन होती हैं, जैसे कि मेरी एक्सेसिव ओवर टाइम की कॉस्ट, मेरी सेल्स ही नहीं हो पाई, वो जो मुझे उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो मुझे लॉस सेल्स की लगी वो, प्लस एक्सेसिव फील्ड सर्विस एक्सपेंसेस, बहुत सारे होते हैं। प्लानिंग में डिले हो गया तो उसकी वजह से मुझे कितनी कॉस्ट इनकर हुई। अब प्लानिंग में डिले हो गया, क्या कन्फर्मेंस कॉस्ट में डालोगे या नॉन कन्फर्मेंस कॉस्ट में, पता ही नहीं है, तो हिडन कॉस्ट है ये। सो आइसबर्ग मॉडल ये सारी कॉस्ट बताता है। फिर टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में 3-4 पॉइंट लिखे हुए हैं, इससे आपको समझ आ जाएगा कि क्या बोला है उन्होंने। प्रिंसिपल्स 6 Cs ऑफ TQM, जैसे कि कमिटमेंट हो गया, कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, कोऑपरेशन, कस्टमर फोकस, कंट्रोल। सो ये आप आराम से यहाँ से देख सकते हो। सो ये था हमारा चैप्टर नंबर 2, इसकी पूरी ओवरव्यू वीडियो प्लस नोट्स को कैसे यूज़ करना है, ठीक है। अब ये छोटा सा आप इसको चाहे तो पॉज करके ड्रॉ कर लो या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये ऐसे कोई सच नोट्स नहीं है या कुछ नहीं है, ये सिर्फ जस्ट एक ओवरव्यू है कि चैप्टर में टोटल में है क्या क्या। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आया होगा, आपको पता चला होगा कि इस पूरे चैप्टर में क्या क्या है। आगे ऐसी ही हमारे मॉड्यूल 1 की ऐसी 5 to 6 वीडियोज़ और आएंगी, मतलब सारे चैप्टर्स कवर करके। वी हैव 7 चैप्टर्स, 3 चैप्टर की वीडियो ऑलरेडी डली हुई है, ठीक है। पहला चैप्टर मैंने यहाँ पे, आई थिंक ये सेकंड चैप्टर है, ठीक है, ये सेकंड चैप्टर है, ये सेकंड चैप्टर मैंने और कवर करवा दिया। 4 चैप्टर हमारे, 3 चैप्टर्स और रहते हैं,
वो भी हम फटाफट से कवर करेंगे आने वाली 2-3 वीडियोज़ में। आई होप सो ये सीरीज़ आपको हेल्पफुल लगेगी। ऑल द बेस्ट।